नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राजधानी लाइव में आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबरों की। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 13 तारीख यानी कि आज से 2 दिवसीय बनारस का दौरा है। अधिकारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री सुबह 11 बजे तक बनारस आ जाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विकास कार्यों की समीक्षा का दौर अब विधानसभा चुनाव के बाद दोबारा शुरू हो रहा है। इसी कड़ी में विकास योजनाओं की जमीनी हकीकत को जानने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को वाराणसी पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वाराणसी दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि मई जून में पीएम नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ सकते हैं। इस लिहाज से पीएम की प्राथमिकता वाली परियोजनाओं की जमीनी हकीकत की पड़ताल जरूरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समीक्षा बैठक के बाद शाम 6 बजे डीएवी पीजी कॉलेज में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत चोरी चोरा कांड की 100वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के साथ ही दशाश्वमेध प्लाजा समेत अन्य परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम कर अगले दिन सुबह यहां से प्रस्थान करेंगे। तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 13 तारीख यानी कि आज से 2 दिवसीय बनारस दौरा है। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री सुबह 11 बजे तक बनारस पहुंच जाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विकास कार्यों की समीक्षा का दौर अब विधानसभा चुनाव के बाद फिर से शुरू हो रहा है। इसी कड़ी में विकास योजनाओं की जमीनी हकीकत को जानने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को वाराणसी पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वाराणसी दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि मई जून में पीएम नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ सकते हैं। इस लिहाज से पीएम की प्राथमिकता वाली परियोजनाओं की जमीनी हकीकत की पड़ताल जरूरी है। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। जितेंद्र, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय बनारस दौरा है। दौरे को लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए पल्लवी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बनारस दौरा है, 2 दिवसीय दौरा है। और विधानसभा चुनाव पूर्ण होने के बाद दोबारा सत्ता में वापसी बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र पहुंचेंगे। और लगभग 11 बजे का समय दिया गया है जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनारस पहुंचेंगे। और बनारस पहुंचने के बाद ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीएम नरेंद्र मोदी के जो संसदीय क्षेत्र उसमें इसलिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है क्योंकि इसके लिहाज से पीएम की जो कह सकते हैं परियोजनाएं हैं, प्राथमिकता के तौर पर जो परियोजनाएं हैं, क्योंकि उनका संसदीय क्षेत्र है, उनको वहां की उसकी हकीकत की पड़ताल करेंगे कि क्या परियोजनाएं जमीनी हकीकत में बिल्कुल सही चल रही है या नहीं चल रही है, और उस पर भी चर्चा की जाएगी। और साथ ही साथ जंगम बाड़ी मठ में आयोजित वीर शैव सम्मेलन बतौर विशेष अतिथि के तौर पर वो शामिल होंगे। साथ ही इसके बाद कमिश्नर सभागार में समीक्षा बैठक करेंगे, जो कार्य है उनकी समीक्षा बैठक की जाएगी। और साथ ही साथ विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान जो प्राथमिकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिन परियोजनाओं में, उन परियोजनाओं के बारे में पड़ताल करेंगे, जांच करेंगे। और साथ ही साथ और इस बार ये भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संभावित दौरा बनारस का है। और हालांकि अभी तक कार्यक्रम की कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले संभावित दौरे को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनारस पहुंचेंगे। और कहा जा सकता है कि समीक्षा बैठक के बाद लगभग 100वीं वर्ष, जो कि चौरा चौरी कांड का 100वीं वर्ष पूरा हो गया है, उसकी वर्षगांठ में मुख्य अतिथि के तौर पर वो शामिल होंगे। काशी विश्वनाथ जब पहुंचेंगे, बनारस पहुंचेंगे, तो वहां भगवान शंकर की पूजा अर्चना करेंगे। और साथ ही साथ दशमेध प्लाजा समेत अन्य परियोजनाओं का निरीक्षण भी करेंगे, जो स्थलीय निरीक्षण है वो भी करने का काम करेंगे। और रात्रि सर्किट हाउस में वहां पर विश्राम करेंगे। और ये कहा जा रहा है कि अगले दिन जो नेपाल के प्रधानमंत्री है उन पर हालांकि उनकी अभी संभावना कुछ प्रकार कार्यक्रम नहीं आया, लेकिन उनके कार्यक्रम की अगर कुछ साफ होता है तो उनसे परिचर्चा भी की जाएगी। विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। और ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है, समय नजदीक आ रहा है। तो और प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र है, तो उसको देखते हुए भी तमाम चीजों की जमीनी हकीकत जानने की कोशिश करेंगे। और प्रधानमंत्री के दौरे से पहले
जो भी चीजें हैं उन सबको पूरा करने के लिए परियोजनाओं को परिताड़ करना, लोकार्पण शिलान्यास करना और साथ ही साथ जो प्राथमिकता थी प्रधानमंत्री की परियोजनाओं में, क्या वो जमीनी हकीकत उसकी सही है, उसकी जांच पड़ताल भी करने का काम करेंगे। जितेंद्र, सबसे बड़ी बात यह है कि वाराणसी प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, तो ऐसे में ये जानना बेहद अहम हो जाता है कि इस क्षेत्र में ऐसी कौन सी परियोजनाएं इस समय चल रही हैं जिनकी समीक्षा के लिए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। ऐसी कौन सी परियोजनाएं हैं जो प्रधानमंत्री के लिए प्राथमिकता वाली हैं? देखिए, बात की जाए तो प्रधानमंत्री की जो महत्वपूर्ण वो है परियोजनाएं, उनकी बात की जाए तो काशी विश्वनाथ का मंदिर से लेके यूं कह सकते हैं कि कानून व्यवस्था का मुद्दा और साथ ही साथ जो परियोजनाएं हैं वो अलग अलग परियोजनाएं दी गई हैं। उसमें परियोजनाओं की बात की जाए तो उसमें जो परियोजनाएं जनता के हित में काम करने का काम, चाहे विकास कार्यों की बात की जाए, उन सब परियोजनाओं के बारे में महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसका बनारस का सौंदर्यीकरण से लेकर तमाम चीजें जो है उन सब पर चर्चा की जाएगी और कानून व्यवस्था पे मुद्दा पर भी चर्चा की जाए, क्योंकि 2024 का चुनाव नजदीक है और प्रधानमंत्री के क्षेत्र में अगर विकास कार्य नहीं होंगे, जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कहा सकता है कि सौंदर्यीकरण से लेकर विकास जो कार्य है, उन विकास कार्यों के बारे में चर्चा होगी, समीक्षा बैठक की जाएगी और पड़ताल भी की जाएगी। डबल इंजन की सरकार में बनारस का कितना विकास आपने देखा है? जितेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ बड़े बदलाव बनारस वाराणसी में देखने को मिले? देखिए, अब सबसे बड़ा बदलाव कहा जा सकता है कि भगवान शिव का मंदिर और काशी विश्वनाथ का मंदिर जो सुप्रसिद्ध है पूरे विश्व में कहा सकता है, और उसको देखते हुए एक सबसे बड़ा विकास का मॉडल कहा जा सकता है काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर। तो जाहिर सी बात है कि उसको देखते हुए भी बनारस में जो मंदिर है वो एक सबसे बड़ा विकास का मॉडल है। और जो विकास कार्य है और जो अलग, चाहे सड़कों का विकास हो, चाहे लोगों को रोजगार देने की बात की, और केंद्र सरकार की योजनाएं जनता तक कैसे पहुंच रही हैं, केंद्र सरकार के द्वारा जो जनता या प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र तक की जनता के पास विकास कार्य पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे, उसकी एक बड़ी कहा जा सकता है कि बड़ी पड़ताल है और इस पर पड़ताल भी की जाएगी और जमीनी हकीकत जानने की क्या क्या केंद्र सरकार से जो योजनाएं चल रही है वो बनारस तक और प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही, ये एक बड़ा कहा जा सकता है कि ये इसकी पड़ताल भी की जाएगी। और सबसे बड़ा विकास के मॉडल की बात करी आपने, तो काशी विश्वनाथ जो भगवान शिव का दरबार है वो एक सबसे बड़ा कहा सकता है कि विकास की सबसे बड़ा मॉडल कहा जा सकता है। ये भी जानना चाहेंगे कि सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो विकास परियोजनाओं की समीक्षा की जा रही है वो सिर्फ बनारस के लिए है या फिर अलग अलग जिलों में जाकर सीएम योगी आदित्यनाथ इसी तरह समीक्षा बैठ के करेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समय समय पर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाते हैं और बनारस का 2 दिवसीय दौरा है। और महत्वपूर्ण इसलिए ही मैंने बताया कि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, 2024 का समय नजदीक है, तो एक बड़ा कहा जा सकता है कि बनारस के दौरा है, इसलिए वो, क्योंकि बनारस प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र होने के नाते विकास कार्यों की समीक्षा की जाएगी। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में रह के या अलग अलग जिलों में जाके उनके दौरे करते हैं, उनकी समीक्षा बैठकें करते हैं। और कहा जा सकता है कि अभी हाल में ही आदेश किया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभी मंत्री अपने अपने क्षेत्रों में जाए, अपने जिले में जाए और वहां पर जनता के बीच में दलितों क्या खाना खाए, और साथ ही साथ जो विकास कार्य है और योजनाएं ऐसी जनता के बीच जो जनता तक नहीं पहुंच रही हैं उनके बारे में चर्चा की जाए। और उसके बाद ये माना जा रहा है कि 15 तारीख को रिपोर्ट सौंपी जाएगी सभी मंत्रियों की, और मंत्रियों को रिपोर्ट सौंपने के बाद वो जो विकास कार्य तैयार किया जाएंगे, जो योजनाएं तैयार किया जाएंगी, वो जनता के मन मुताबिक रखी जाएंगी। तो इसलिए बनारस का दौरा है तो बनारस की भी समीक्षा करेंगे और अलग अलग जिलों की ठीक है, समीक्षा करते रहते विकास कार्यों। शुक्रिया जितेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए अब रुक कर लेते हैं दिल्ली की खबर का। आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने नगर निगम की अवैध निर्माणों को लेकर हो रही कार्रवाई पर बीजेपी और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता पर जमकर निशाना साधा है। दिल्ली में नगर निगम द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ हो रही कार्रवाई को लेकर आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज बीजेपी और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता पर जमकर बरसे। आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ गुप्ता ने कहा कि बीजेपी और दिल्ली पुलिस पूरी दिल्ली को तहस नहस करने के लिए बुलडोजर लेकर निकली है।
हम भी अवैध निर्माण के खिलाफ हैं, लेकिन पिछले 15 साल से एमसीडी बीजेपी की सरकार ने ही संभाली हुई है और बीजेपी ही पैसा खाकर अतिक्रमण करा रही है। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी के विधायक ने कहा कि बीजेपी 63 लाख दिल्ली वालों के घर पर बुलडोजर चलाना चाहती है। इसके साथ ही सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता पर निशाना साधते हुए कहा कि सबसे पहले दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता के घर पर ही बुलडोजर चलाया जाए। देखिए, दिल्ली में भाजपा के पास कोई काम नहीं है। 15 साल इनकी एमसीडी में सरकार रही, एक काम 15 साल में ऐसा नहीं है जिसको ये गिनवा कर दिल्ली वालों से उसके नाम पे वोट मांग सके। इसलिए यही सब जो है नाम बदलने की राजनीति, कहीं पे दंगा कराने की राजनीति, लोगों के डरा धमका कर उनसे पैसे वसूलने की राजनीति, इसी राजनीति के अंदर भाजपा व्यस्त है। और दिल्ली के लोग जो हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो सब समझते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एमसीडी चुनावों को टालकर अब एमसीडी की तैयारी कर रहे हैं। सर, एज ए लीडर, एज ए यूथ, जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आया है केंद्र के लिए राष्ट्रद्रोह के मामले को लेकर, आप कैसे देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से जांच की, पुनर्विचार की अनुमति केंद्र को दिया है, लेकिन इस बीच कहा है कि 124(1) एक्ट है, इसके तहत कोई मामला दर्ज ना हो और जो लोग इस केस में रजिस्टर्ड हैं, जेल में बंद हैं, वो न्याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। देखिए, हमारे प्रजातंत्र के अंदर न्यायपालिका और विधायिका की अपनी सीमाएं हैं और अगर विधायिका को न्यायपालिका की तरफ से इस तरीके की चेतावनी मिल रही है तो ये हमारी विधायिका के लिए बहुत शर्म की बात है। हम भी उस विधायिका के हिस्सा हैं, मगर ये शर्म की बात इसलिए है क्योंकि इस कानून का दुरुपयोग पिछले 7-8 सालों में अपने चरम पे पहुंचा है। अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा करना भाजपा की राज्य सरकारों में फैशन बन गया है। हमारे राज्यसभा के सांसद संजय सिंह के ऊपर एक दिन में 13 मुकदमे योगी जी ने दर्ज कराए। आज उनके ऊपर 21 मुकदमे हैं, उनके ऊपर देशद्रोह तक का मुकदमा। खबर पर तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी इस समय जुड़ गए हैं। राजीव, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जिस तरीके से नगर निगम का पंजा इन दिनों चल रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी की इससे किरकिरी हो रही है? देखिए, बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार जो बुलडोजर की कार्रवाई है या फिर क्या है निगम के द्वारा जो लगातार लोगों के घरों पे और यहाँ तक दुकानों पर जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, तो उससे कहीं ना कहीं जनता जो है वो बिल्कुल परेशान होती नजर आ रही है। और शायद इसका गुस्सा जो है, वो जनता का जो गुस्सा है, वो आने वाले दिनों के अंदर भाजपा के ऊपर भी देखने को मिल सकता है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी जो है लगातार कहीं ना कहीं भाजपा को घेरने की कोशिश करती है। लगातार ये कहा जा रहा है कि बुलडोजर जो है वो कहीं ना कहीं जनता के ऊपर जानबूझ कर चलाए जा रहे हैं। अतिक्रमण 15 साल से नजर नहीं आया, 15 साल के बाद क्यों नजर आ रहा है जब निगम का कार्यकाल खत्म हो रहा है। और इस तरीके के जो आरोप है वो आम आदमी पार्टी के द्वारा कह सकते हैं भाजपा के ऊपर लगाए जा रहे हैं। मगर भाजपा जो 15 साल तक निगम के अंदर थी, वाकई में ही 15 साल तक अगर वो निगम में थी तो उनको 15 साल के अंदर ये कह सकते हैं अतिक्रमण क्यों नजर नहीं आया, ये सबसे बड़ा सवाल है। मगर यही चीज जो है वो जनता भी पूछती नजर आ रही है। कल भी हमने यही चीज देखा था, प्रेमनगर की बात करें, रोहिणी की बात करें या फिर कहीं और इलाकों की बात करें, शाहीन बाग की बात करें, तो वहां पर भी इस तरीके के सवाल जो है वो सरकार से पूछते हुए नजर आए। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से भाजपा की, तो भाजपा बिल्कुल ये कहती नजर आ रही है कि आम आदमी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं डरी हुई है क्योंकि उनके ऊपर बुलडोजर ना चलाया जाए, क्योंकि उनके विधायक ये कहें या फिर निगम पार्षद कहें, वो कहीं ना कहीं इस कटघरे के अंदर है, क्योंकि अतिक्रमण जो है वो उनके ऊपर बनना चाहिए था। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से सौरभ भारद्वाज की, जो सौरभ भारद्वाज ने जिस तरीके से कहा कि आदेश गुप्ता जो है, यानी भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है आदेश गुप्ता, वो पहले अपने घर पर बुलडोजर चलवाएं, क्योंकि अतिक्रमण जो है वो सबसे ज्यादा उनके नेताओं ने किया हुआ है, निगम पार्षदों ने किया हुआ है, और जो निगम के अंदर जो अधिकारी बैठे हुए उन्होंने भी सबसे ज्यादा अतिक्रमण किया हुआ है। मगर उनके ऊपर नहीं चलाकर सिर्फ आम जनता के ऊपर चलाया जा रहा है। और जो 63 लाख लोग जो बताए जा रहे हैं जो बेघर होते नजर आ रहे हैं, उनका जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं भाजपा को भी खलता हुआ नजर आएगा। जी राजीव, एमसीडी चुनावों में देरी, लगातार यह आरोप आम आदमी पार्टी के द्वारा लगाए जाते रहे हैं। क्या ये आरोप अब सही होते हुए दिख रहे हैं? क्योंकि बीजेपी को वाकई में लग रहा था कि इस बार के एमसीडी चुनावों में उसे सही ढंग से जीत नहीं मिल पाएगी, इसलिए अब इस तरह की कार्रवाई करके ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है।
देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें भाजपा की या फिर कहें आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी बिल्कुल निगम के चुनाव को लेकर भाजपा को घेरने की कोशिश कर रही है। निगम के जो अधिकारी हैं, निगम पार्षद हैं, इन सबके ऊपर कहीं ना कहीं कार्रवाई करने की बात की जा रही है। मगर भाजपा भी कहीं ना कहीं चुनाव के तरफ से ध्यान भटकाकर इस हम्म। तरीके के जो कैसे बुलडोजर की कार्रवाई है उसको कहीं ना कहीं अंजाम देने की कोशिश कर रही है। मगर यहाँ पर भाजपा को भी समझना होगा कि जिनके ऊपर बुलडोजर चलाया जाएगा उनका जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं भाजपा से छिन जाएगा। मगर यहाँ सीधे सीधे बात करें 63 लाख लोगों की जो बात की जा रही है, उनका जो अगर वोट बैंक भाजपा की तरफ से चला जाता है तो सीधे सीधे कहीं ना कहीं भाजपा को भी इसका खामियाजा भुगतना होगा। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई लगातार सुचारू रूप से देखने को मिल रही है, लगातार लोगों के ऊपर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं और यहाँ अतिक्रमण जो है वो खाली कराया जा रहा है। मगर यहाँ पर कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप के साथ साथ जनता भी परेशान है और जनता भी यही सवाल पूछ रही है 15 साल तक निगम के अंदर भाजपा रही है और उनको भ्रष्टाचार क्यों नहीं दिखा। और जिस तरीके से सौरभ भारद्वाज ने कहा जब कैसे लोगों को बसाना था, यहाँ तक कि लोगों को जमीन देनी थी तो अपनी जेब गर्म करके उनको अतिक्रमण दे दिया गया, उनको कब्जा करने की अनुमति दे दी गई और 15 साल बाद ही अतिक्रमण की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। तो इससे कहीं ना कहीं भाजपा को भी नुकसान है। मगर जिस तरीके से सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि अब निगम का कार्यकाल खत्म हो रहा है और उसको कहीं ना कहीं अब चुनावों को कराना चाहिए, यानी कि निगम चुनाव कराने चाहिए और इसका जो खामियाजा है वो भाजपा के सामने भी आएगा। मगर यहाँ पर बात करें जनता की तो जनता बिल्कुल परेशान है और जिन लोगों के ऊपर या फिर कहे जिन लोगों की घरों के ऊपर या फिर दुकानों के ऊपर बुलडोजर चलाए गए हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा भाजपा से परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। जी और इसे धर्म का रूप क्यों दिया जा रहा है राजीव? जिन 63 लाख लोग अब रोड पर आने की वे कगार पर हैं, जिन 63 लाख लोगों की बात कर रहे थे आम आदमी पार्टी के विधायक, क्या वो सब एक ही समुदाय के हैं? अलग अलग समुदाय के ये लोग हैं और इसमें हिंदू समाज भी आता है, तो इसे धार्मिक रूप देना कितना सही है? देखिए बिल्कुल सही कहा आप। यहाँ पर बात करें भाजपा की या फिर कहें कि जो धार्मिक रंग दिया जा रहा है इसे बुलडोजर की कार्रवाई को, और लगातार ये कहा जा रहा है कि जो बांग्लादेशी हैं या रोहिंग्या हैं वो उनको ऊपर कार्रवाई की जा रही है। मगर यहाँ पर बात करें दिल्ली के अंदर लगभग ऐसे भी लोग हैं जो हिंदू हैं या फिर और किसी कास्ट के हैं या फिर किसी और धर्म के हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि अतिक्रमण जो है वो लगभग कह सकते हैं 80% लोगों ने किया हुआ है। मगर सीधे सीधे कहें तो बड़े अधिकारी, एमसीडी के अधिकारी जो है उन्होंने भी अतिक्रमण किया हुआ है, लोगों पार्कों को भी कब्जा किया हुआ है, अपनी पार्किंग बनाई हुई है। लगातार कहीं ना कहीं बड़े अधिकारियों की बात करें भाजपा के हो या फिर आम आदमी पार्टी के हो, इन सभी ने अपनी कहीं ना कहीं कुर्सियों का फायदा उठाया है और कहीं ना कहीं अतिक्रमण के अंदर अपना अपना सबने योगदान दिया। मगर जनता के ऊपर कार्रवाई क्यों की जा रही है? क्योंकि बड़े अधिकारियों के ऊपर काम कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो भाजपा के हो या फिर निगम के अधिकारी हो या फिर आम आदमी पार्टी के अधिकारी हो, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जनता भी यही सवाल पूछ रही है कि सिर्फ आम जनता के ऊपर कार्रवाई क्यों की जा रही है, बड़े नेताओं के ऊपर, बड़े अधिकारियों के घरों पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाया जा रहा है। जी बिल्कुल, और इस पर कार्रवाई करेगा कौन? क्योंकि जिन पार्षदों की बात सौरभ भारद्वाज कर रहे हैं, जिनकी बात आप कर रहे हैं, जानकारी साझा कर रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई करेगा कौन? अगर वाकई में इन लोगों ने भी अतिक्रमण किया हुआ है तो ये तो जांच का विषय है राजीव। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें सौरभ भारद्वाज की, जिस तरीके से उन्होंने भाजपा के निगम पार्षद और यहाँ तक कि निगम के जो अधिकारी हैं उन सब के ऊपर आरोप लगाया, मगर भाजपा के जो खुद के निगम पार्षद हैं या फिर कहें और लोग हैं या फिर बड़े निगम के अधिकारी हैं, इन सब ने ही अतिक्रमण किया हुआ है। सबके पास एक्स्ट्रा जो सरकारी जमीनें हैं उनको कब्जा किया हुआ, किसी ने पार्किंग बनाई हुई है, किसी ने एक्स्ट्रा अपने मकान को बढ़ाकर बनाया हुआ है, मगर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। और उसी को लेकर ये भी सवाल उठाया जा रहा है उनके ऊपर कार्रवाई करेगा कौन? क्योंकि अधिकारी खुद कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, तो वो जिस तरीके से आम जनता के ऊपर बुलडोजर चला रहे हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई कौन करेगा? ये सबसे बड़ा सवाल होता है। मगर केंद्र सरकार को यहाँ पर जिम्मेवारी लेनी होगी कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो अधिकारी हो या फिर निगम पार्षद हो या फिर विधायक हो, सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और उनकी जो मकान की या फिर कहे दुकान की या फिर पार्किंग की जगह जो है या फिर जो सरकारी जगहें हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और उनकी जांच होनी चाहिए। ठीक है राजीव, आखिरी सवाल है, क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी को निगम चुनावों में आम आदमी पार्टी कड़ी टक्कर देने वाली है? क्या वाकई में बीजेपी को आम आदमी पार्टी से डर लग रहा है? इस समय आम आदमी पार्टी का पलड़ा भारी है? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें भाजपा को बिल्कुल डर लगता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि जिस तरीके से चुनावों को टाला गया और उसके बाद में अब बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, तो भाजपा की एक रणनीति बनती हुई नजर आ रही है, जो आम आदमी पार्टी की तरफ से भी आवाज उठ रही है और जनता की तरफ से भी, कि भाजपा जो है वो हार की वजह से इस तरीके की कार्रवाई कर रही है ताकि जो वोट बैंक है वो आम आदमी पार्टी के भी खाते में भी नहीं जाता हुआ नजर आए। मगर इसी को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाजपा डरी हुई है, भाजपा कहीं ना कहीं आम जनता का वोट बैंक जो है वो खत्म करना चाहती है, उनके घरों को तोड़ना चाहती है
ताकि जो वोट है वो आम आदमी पार्टी को भी ना मिले। मगर यहाँ पर जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप है उससे तो कहीं ना कहीं जनता परेशान है और जनता भी चाहती है कि उन अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई हो जिनके लिए कहीं ना कहीं वो भी जिम्मेवार हैं। जी शुक्रिया राजीव, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं राजधानी चंडीगढ़ की खबर की ओर। पंचायती जमीन को लेकर आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बड़ा ऐलान करेंगे। एक व्हाट्सएप कंप्लेंट नंबर दिया जाएगा जिसमें जिस तरह एंटी करप्शन नंबर जारी किया गया था उसी तरह पंचायती जमीन को लेकर नंबर अनाउंस किया जाएगा, जिसमें लोग दूसरों के द्वारा कब्जा की गई जमीन के बारे में जानकारी दे सकते हैं कि कैसे पंजाब में और कहां पर पंचायती जमीन पर कब्जा एक लंबे समय से चल रहा है। इससे पहले भी पंजाब के सीएम भगवंत मान ने सरकारी और पंचायती जमीनों से अवैध कब्जे हटाने का चेतावनी भरा फरमान जारी किया था। मान ने ट्वीट कर कहा था कि मैं उन लोगों से आग्रह करता हूं जिन्होंने सरकारी या पंचायत की जमीन पर अवैध कब्जे कर लिए हैं, चाहे वे राजनेता हों, अधिकारी हों या फिर कोई प्रभावशाली लोग, अपना अवैध कब्जा छोड़ दें और 30 मई तक जमीनों को सरकार को सौंप दे, अन्यथा पुराने खर्चे और नए पर्चे मिल सकते हैं। और इसी बीच एक बार फिर से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बड़ा ऐलान करेंगे। एक व्हाट्सएप कंप्लेंट नंबर दिया जाएगा जिसमें एंटी करप्शन नंबर जैसे जारी किया गया था उसी तरह पंचायती जमीन को लेकर ये नंबर होगा और लोग दूसरों के द्वारा कब्जा की गई जमीन के बारे में जानकारी दे पाएंगे कि कैसे पंजाब में और कहां पर पंचायती जमीन पर कब्जा एक लंबे समय से चल रहा है। इससे पहले भी पंजाब के सीएम भगवंत मान ने सरकारी और पंचायती जमीनों से अवैध कब्जे हटाने का चेतावनी भरा फरमान जारी किया था। मान ने ट्वीट कर कहा था कि मैं उन लोगों से आग्रह करता हूं जिन्होंने सरकारी या पंचायत की जमीन पर अवैध कब्जे कर लिए हैं, चाहे वह राजनेता हो, अधिकारी हो या कोई प्रभावशाली लोग, अपना अवैध कब्जा छोड़ दें और जमीनों को सरकार को सौंप दें, अन्यथा पुराने खर्चे और नए पर्चे मिल सकते हैं। इस बीच पंचायती जमीन को लेकर आज एक बार फिर से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बड़ा ऐलान करेंगे। पंजाब को अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराना भगवंत मान की प्राथमिकताओं में से एक है और ऐसे में पंचायती जमीन या सरकारी जमीन पर किसी ने भी कब्जा किया होगा तो ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, ये कहना है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का। और इसके लिए अब वे पंचायती जमीन को लेकर एक नंबर भी अनाउंस करेंगे। आज ही ये व्हाट्सएप नंबर जारी किया जाएगा। इससे पहले एंटी करप्शन के लिए भी एक नंबर सीएम के द्वारा जारी किया गया था। अब आज एक बार फिर से अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक व्हाट्सएप कंप्लेंट नंबर सीएम के द्वारा जारी किया जाएगा। उसमें पंचायती जमीन को लेकर जानकारी दी जा सकती है। लोग बता सकते हैं कि पंजाब में कैसे और कहां पर पंचायती जमीन पर कब्जा एक लंबे समय से चल रहा है। इससे पहले भी पंजाब के सीएम भगवंत मान ने सरकारी और पंचायती जमीनों से अवैध कब्जे हटाने का चेतावनी भरा फरमान जारी किया था। मान ने ट्वीट कर कहा था कि मैं उन लोगों से आग्रह करता हूं जिन्होंने सरकारी या पंचायत की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है। चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता अमित कुमार इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अमित, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। पंचायती जमीन को लेकर मुख्यमंत्री के द्वारा आज बड़ा ऐलान किया जाना है। जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें पंचायती जमीनों के ऊपर जो अवैध कब्जे लंबे समय से चल रहा है उसके ऊपर पंचायत मंत्री ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानकारी दी कि उनको दोबारा से एक्वायर किया जा रहा है। लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि लोग खुद ही इन कब्जों वाली जमीनों को छोड़ दिया जाए। इसके लिए पर एक बहुत अहम चीज ये है कि जो कब्जे हैं बहुत लंबे समय से चल रहे हैं। अगर हम गाँव की बात करते हुए यहाँ पे कई ऐसे कब्जे हैं जो 1905 इस चीज को मुझे लोगों से अपील की कि लोग सामने आए और बेचारे जानकारी दे। इसी कड़ी में आज हमें मुख्यमंत्री भगवंत मान व्हाट्सएप नंबर लॉन्च कर सकते हैं जिसमें लोग बकायदा जानकारी दे सकते हैं कि कहाँ पर पंचायती जमीनों पे कब्जा है। जैसे कि एंटी करप्शन नंबर लॉन्च किया गया था, वैसे ही पंचायती जमीनों के लिए एक नंबर लॉन्च किया जाएगा जिसमें कि लोग अवैध करा सकते हैं कि उनके पर में यहाँ पर सारा जगह पर फलाना बंदे ने जमीन पे कब्जा कर रखा है। ये जमीन पंचायती जमीन है जिसके ऊपर ऑलरेडी गवर्नमेंट से मुझे कब्जा चल रहा है। इन सभी चीजों को लेकर इंफॉर्मेशन स्टेप उठाया जा रहा है। आप देखेंगे और लगभग 50,000 एकड़ के करीब जैसे हम जानकारी मिल रही है, 5,000 एकड़ के करीब लगभग कब्जे चल रहे हैं। जो पुराने
प्रयास कर रहा है और उसको अगर हम कहेंगे सुधारने की लगातार कोशिश चल रही है। अमित, इससे पहले एक एंटी करप्शन नंबर भी जारी किया गया था सीएम के द्वारा, उसके बारे में आपसे जानकारी चाहेंगे। क्या ये नंबर अभी सही तरीके से काम कर रहा है? कितनी कंप्लेंट इस पर दर्ज हुई है? लोगों को वाकई में सहूलियत मिल रही है इस नंबर से? अगर की तौर पर कहें कि वो नंबर जारी है, उसके ऊपर ऑफिशियल कितनी कंप्लेंट है इसका डाटा ऑफिशियल रिलीज नहीं किया गया था। इस बात से आप जरूर अंदाजा लगा सकते हैं कि उसमें रेगुलर कंप्लेंट जाती है और उनका निपटारा हो रहा है। अगर आप देखिए कि उस नंबर के सक्सेस को देखते हुए इस नंबर को लॉन्च किया जा रहा है। इस तौर पर कार्य कंपेरिजन करेंगे कि अगर पिछला नंबर सक्सेसफुल हुआ है, लोगों को रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है कि लोग उस पर रिस्पॉन्स कर रहे हैं, लोग उसकी शिकायतें दर्ज करा रहे हैं। अगर हम देखिए पूरे पंजाब से, अगर हम पहले दिन की बात करें, पहले दिन से शिकायतें आ रही थी और उन शिकायतों को लेकर बाकायदा मंत्री और जो अधिकारी क्या रिस्पॉन्सिबल लगाए गए थे, उन्होंने उनके ऊपर बाकायदा एक्शन दिए हैं। तो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स स्टार्टिंग से देखने को मिल रहा है। उसी रिस्पॉन्स को देखते हुए अगले अगर हम कहें पंचायती जमीनों के जो व्हाट्सएप नंबर एक बुक किया जा रहा है, फिर आंकड़ा अगर हम कहें अभी तक कोई रिलीज नहीं किया गया कि कितने कंप्लेंट आती है, तो कितने कंप्लेंट से निपटारा होगा। पर अभी जैसे हम अपने एक पैदल मैटर में देख सकते हैं, तो एक अच्छा रिस्पॉन्स और हमें देखने को मिल रहा है। और आज ये नंबर जारी किया जाना है पंचायती जमीन को लेकर। इससे पहले भी सीएम मान ने ट्वीट किया था और 31 मई तक का अल्टीमेटम दिया था कि जिन्होंने भी पंचायती जमीन पर कब्जा किया हुआ है वो कब्जा छोड़ दें। अब सवाल यहाँ पर यह है कि सीएम मान को ऐसा लगता है कि इसमें राजनेता से लेकर प्रभावशाली लोग भी शामिल हो सकते हैं। अगर हम बात करें पंचायत मंत्री प्रदीप धालीवाल ने क्लियर कर दिया कि हमने सबको एक बराबर रखा है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, सबसे एक ही अपील है कि आप अपनी कब्जे के लिए जमीन छोड़ दें। 31 अगर हम कहें 31 तारीख तक का समय तो मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दिया है कि अगर आप 31 तक छोड़ते हैं तो आपके ऊपर ना कोई कार्रवाई होगी, ना ही पुराने बकाया आपसे लिए जाएंगे। ये बकाया बहुत लंबे समय से बकाया है, लगभग 30-40 साल के पेंडिंग कंप्लीट कर रहे हैं, बकाया है। हाँ, इसके ऊपर जरूर हम बात कर सकते हैं कि इनके ऊपर अगर 31 तारीख को इनको नहीं छोड़ा तो इसके ऊपर सीधा क्लियर टाइम लिया जाए कि आपके ऊपर पर्चा भी दर्ज होगा और उसके अलावा जो आपके ऊपर पेंडिंग ड्यूज है, जितने भी समय से आपके ऊपर करता है, जितने भी समय से आपके ऊपर पैसे नहीं भरे तो सारे ड्यूज भी आपसे लिए जाएंगे। तो एक स्टैट के साथ अगर हम की बात करते हैं कि पंजाब सरकार सामने आ रही है, मान सरकार बिल्कुल जरूर है कि हमने जितनी पंचायती जमीन क्योंकि सोर्स ऑफ रेवेन्यूज है पंजाब में, अगर रेवेन्यू दोबारा उठा रही पंजाब को फंड स्टेबल करना है तो जितने भी रेवेन्यू सोर्स है उनको दोबारा से उठाने की जरूरत है। और शायद उसी कदम में अपना पंचायती जमीनों की बात करें तो मेजर सोर्स ऑफ इनकम बन सकते हैं कि पंजाबी पंजाब में वहाँ से इसमें जमीन पंचायती जमीन का इस्तेमाल इन्हीं चीजों के लिए किया जा सकता है, जिससे कि शॉर्ट टर्म रेवेन्यू सोर्स इंक्रीज देखने को मिल सकता है। शुक्रिया अमित, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो पंचायती जमीन को लेकर आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बड़ा ऐलान करेंगे। एक व्हाट्सएप कंप्लेंट नंबर दिया जाएगा और इस नंबर पर लोग जानकारी दे सकते हैं कि कहां पर और किस तरीके से पंचायती जमीन पर कब्जा एक लंबे समय से चल रहा है। बुलेटिन में खबरें अभी और भी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं राजधानी शिमला की खबर की ओर। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी भी प्रदेश में बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करवा रही है ताकि विधानसभा चुनावों से पहले कार्यकर्ताओं और जनता की नब्ज को टटोला जा सके। इसी कड़ी में अब जिला कुल्लू में भी बीजेपी के द्वारा भारतीय जनता युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अभ्यास वर्ग रखा गया है। इस राष्ट्रीय अभ्यास वर्ग का बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा शुभारंभ किया जाएगा और 13 मई को ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ढालपुर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वहीं जनसभा के माध्यम से टिकट के चाहवान नेता भी शक्ति प्रदर्शन करने से चूकेंगे नहीं। जिला कुल्लू में सभी विधानसभा स्तर पर बीजेपी के नेताओं ने जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है और रोजाना बूथों पर जाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की जा रही है। ऐसे में 13 मई को जेपी नड्डा का कुल्लू दौरा काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन ने साफ किया है कि जनता के बीच पकड़ रखने वाले नेताओं को ही विधानसभा चुनाव में टिकट दिया जाएगा। हिमाचल ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। उन्हीं का रुख कर लेते हैं। टीना जी, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। बीजेपी बड़े स्तर पर कई बड़े कार्यक्रम इस समय प्रदेश में आयोजित कर रही है। ऐसे अभी भविष्य में कौन कौन से कार्यक्रम होने हैं? जानकारी दूं, जैसा कि आपने बताया कि कुल्लू में अभ्यास वर्ग, राष्ट्रीय अभ्यास वर्ग भाजपा होना है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आएंगे। इसके अलावा आज ही एक और अभ्यास वर्ग राष्ट्रीय स्तर का कांगड़ा के धर्मशाला में आयोजित किया जा रहा है। इसमें भी जो राष्ट्रीय स्तर के बड़े बड़े नेता हैं, सांसद है, संबित पात्रा है, अनुराग ठाकुर है, अमित मालवीय है, इस तरह के जो बड़े नेता हैं वो भाग लेंगे। और इसमें जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है तेजस्वी सूर्या, वो पहले ही धर्मशाला पहुंच चुके हैं। इसके अलावा आज ही कांगड़ा, ये जो चंबा है, चंबा में भी जो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, उनका दौरा है। माना जा रहा है कि ये सारे के सारे जो दौरे हैं प्रस्तावित बीजेपी के जो बड़े नेताओं की या जिस तरह के अभ्यास वर्ग यहाँ पे करवाए गए, आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर है। अगर जिस तरह से आपने पूछा कि आने वाले दिनों में कोई बड़ा जो कार्यक्रम बीजेपी हिमाचल में करवाने जा रही है, वो मैं आपको बताऊं कि 31 मई को जो है केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने जा रहे हैं। तो इस उपलक्ष्य में हिमाचल में ही एक बड़ा आयोजन बीजेपी करने जा रही है, जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग लेंगे। इसके अलावा भी कई तरह के, क्योंकि विधानसभा चुनाव है, इसको ध्यान में रखते हुए भाजपा के जो बड़े नेता हैं, वो उनका जो दौरा है वो लगातार हिमाचल में आने वाले दिनों में जारी रहेगा। टीना जी, एक बहुत बड़ी बात यह है कि रस्साकशी देखने को मिल सकती है टिकट के लिए। अब चूंकि इस तरह के बड़े कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, तो साफ तौर पर जो टिकट के चाहवान नेता हैं वो शक्ति प्रदर्शन करने से चूकेंगे नहीं। तो ऐसे में इस स्थिति से निपटना भी क्या चुनौतीपूर्ण होने वाला है? जी, वैसे तो ये एक चुनौती ही रहने वाली है, क्योंकि हर कोई जो अब आने वाले इलेक्शन है, इसमें हर कोई जो बड़ा नेता है, क्योंकि बीजेपी पहले ही एक ऐलान कर चुकी है कि कोई भी अपने को सुरक्षित ना माने, इसमें जो मंत्री है उनके टिकट भी कट सकते हैं। तो इसमें जो दूसरे अन्य सेकंड लाइन जो लीडरशिप है वो लगातार दबाव में रखती है अन्य बड़े नेताओं को कि हमें भी टिकट चाहिए, और इसके लिए वो शक्ति प्रदर्शन भी करती है। हालांकि बीजेपी ने इसका साफ सा रास्ता ये निकाला है कि उनका कहना है कि जो जनता के बीच लोकप्रिय होगा, उनको लगेगा जो जीत का जो दावा पुख्ता कर रहे हैं वो सच में जीत सकते हैं, जीतने की क्षमता उनमें है, उन्हीं को ये टिकट दिया जाएगा। बिल्कुल। टीना जी, हिमाचल प्रदेश में जब उपचुनाव हुए तो करारी हार का सामना भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ा था। क्या यही एक बड़ी वजह है कि बीजेपी अब दुगनी दम से यहाँ पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और इसलिए ज्यादा मेहनत की जा रही है और हिमाचल प्रदेश पर ज्यादा फोकस है? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं पल्लवी, क्योंकि हिमाचल में माना जाता है कि 5 साल भाजपा और 5 साल कांग्रेस। हालांकि इस पर आम आदमी पार्टी भी है, और भाजपा जो है सत्तारूढ़ दल होने के नाते जो है 4 उपचुनाव बहुत बुरी तरह से हार गई थी। एक जगह तो इनकी जमानत तक जब्त हो गई थी। इसीलिए माना जा रहा है कि ये जो आने वाले चुनाव है, इसमें भाजपा बिल्कुल नहीं चाहेगी कि उनका प्रदर्शन निचले स्तर पर जाए, और इसी को बरकरार रखने के लिए और मिशन रिपीट के लिए वो अभी से जुट गई है, और इसीलिए बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। केंद्र से मंत्री बुलाए जा रहे हैं, बड़े नेता बुलाए जा रहे हैं। लगातार हिमाचल में बड़े मंत्रियों का, बड़े नेताओं का दौरा प्रस्तावित है, जारी है। तो इसी को वो ध्यान में रखते हुए कि विधानसभा चुनावों में मिशन रिपीट भाजपा हासिल कर सके। क्या आम आदमी पार्टी चुनौती देती हुई नजर आ रही है हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को? अभी तक तो फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि हालांकि कहा जा रहा है, जो राजनीतिक सूत्र बताते हैं कि वो ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो है
वो चुपचाप अपना काम कर रही है, एक सर्वे वो करवा रही है कि कहाँ कहाँ जीत सकने की क्षमता है। लेकिन अभी पिछले दिनों जो बैकफुट पर आम आदमी पार्टी दिखी कि नगर निगम जो चुनाव है अभी खैर अगले माह प्रस्तावित है, अभी होने हैं क्योंकि वो कोर्ट में मामला लंबित है। उसके लिए पहले हुंकार भरी थी आम आदमी पार्टी ने कि हम 41 वार्डों में विधानसभा का चुनाव नगर निगम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब उन्होंने हाथ पीछे खींच लिया। उनका कहना है कि वो विधानसभा चुनाव में सीधे उतरेंगे और इसके लिए भी वो पूरी पुख्ता तैयारी के साथ आएंगे। वो देखेंगे कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही कौन सी सीटों पर कमजोर है, कहाँ उन्हें अपना उम्मीदवार उतारना चाहिए। उनकी नजर सीधे सीधे 5 से 7 सीटों पर रहने वाली है। तो इसी के साथ आप समझ सकते हैं कि जो बिल्कुल एक बवंडर के साथ आई थी पंजाब की जीत के बाद हिमाचल में उन्होंने बड़े जोश खरोश के साथ कदम रखा था, वो जोश कहीं ना कहीं धीरे धीरे अभी फिलहाल खत्म होता दिख रहा है। एक बड़ी बात यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी अपना हर चुनाव ऐसे लड़ती है जैसे वो उनका अंतिम चुनाव हो, और वो टक्कर देना अन्य पार्टियों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में कांग्रेस की अभी क्या कुछ तैयारियां नजर आ रही हैं टीना जी? बीजेपी के इतने बड़े बड़े कार्यक्रम होने हैं, आने वाले समय के लिए भी कार्यक्रम प्रस्तावित है, कांग्रेस किस तरह की तैयारियां कर रही है? जी, जिस तरह से आपने बताया कि भाजपा की जो है अपना जो चुनाव है वो इतने बेहतरीन ढंग से लड़ती है कि अन्य पार्टी को चुनौती देना संभव नहीं हो पाता है। तो ऐसे में अगर हिमाचल की हम बात करें तो जो कांग्रेस है, जो लगातार यहाँ पे नेतृत्व परिवर्तन की मांग उठ रही थी, संगठन में बदलाव की मांग उठ रही थी, उसकी जैसे ही वो बदलाव किया गया उसमें हालांकि कांग्रेस में तेजी देखी गई, कांग्रेस के संगठन में एक हलचल देखी गई और बड़े स्तर पर इन्होंने जो है जहाँ कार्यकर्ताओं में मनोबल भी अच्छा देखा गया। लेकिन अभी देखने वाली बात है कि कांग्रेस फिलहाल एक अगर इनके धरना प्रदर्शन को अगर हम छोड़ दें, फिलहाल जमीनी स्तर पर कहीं नजर नहीं आ रही है। इनके जो बड़े नेता है राष्ट्रीय स्तर के वो अभी तक हिमाचल नहीं आए हैं और जो हिमाचल के भी नेता हैं वो भी अपने अलग अलग गुटबाजी में या इस तरह की जो खेमेबाजी उसी में व्यस्त ज्यादा दिख रहे हैं। तो अभी फिलहाल हालांकि कांग्रेस का कहना है कि वो चुनावों को देखकर अपनी तैयारियां कर रही हैं, अपने सर्वे कर रही हैं और जो टिकट का जो आवंटन होना उसको लेकर वो तैयारियां कर रही है। इसके लिए वो जमीनी स्तर पर अपना काम कर रही हैं और इसके लिए जरूरी नहीं है कि वो अपना भाजपा की तरह जोर शोर से प्रदर्शन करें और अपने को जनता के बीच इस तरह से दिखाएं कि हम हो हल्ला करके। तो कांग्रेस का हालांकि इसमें बात में ये कहना है कि हम खामोशी के साथ अपनी तैयारी कर रहे हैं और सत्ता जरूर वो हासिल करेंगे। शुक्रिया टीना जी, आप हमारे साथ जुड़े इस खबर पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। रुक कर लेते हैं उत्तराखंड का। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करण माहरा के निर्देश पर चंपावत विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर पार्टी के 10 अन्य स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी गई है। उपरोक्त जानकारी देते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री संगठन विजय सारस्वत ने बताया कि पूर्व में जारी कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची में पार्टी के 10 अन्य विधायक गणों को भी शामिल किया है, जिनमें उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी, विधायक राजेंद्र सिंह भंडारी, विधायक विक्रम सिंह नेगी, विधायक मनोज तिवारी, विधायक ममता राकेश, विधायक फुरकान अहमद, विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी, विधायक वीरेंद्र जाती, विधायक रवि बहादुर और विधायक अनुपमा रावत शामिल हैं। विधायक गणों को मिलाकर कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारकों की संख्या 40 हो गई है। विजय सारस्वत ने बताया कि चुनाव प्रचार हेतु शीघ्र ही पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं और स्टार प्रचारकों के चुनावी कार्यक्रम निर्धारित किए जाएंगे और इस दौरान करण माहरा ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जमकर हमला भी बोला। जब सरकार का बयान आता है कि साहब हमारी तैयारियां पूरी हो गई हैं, दूसरी तरफ उनका बयान ये आता है कि किसी तरह की कोई कमी नहीं रहने जाएगी, 8 लाख के आसपास अनुयायी आ सकते हैं। लेकिन उसके बाद एकदम से कहा जाता है कि साहब ये रिस्ट्रिक्शंस हैं, इनको आने दिया जाएगा, ऑनलाइन बुकिंग वालों को आने दिया जाएगा। तो ये अपने आप में कमी है, क्योंकि जिन लोगों ने लोन लेके होटल्स बनाए हैं, जिन नौजवानों ने गांव के लोन लेके होम स्टे बनाए हैं, उन लोगों को कोरोना में वैसी बड़ी परेशानी रही, उनके कारोबार चौपट हो गए। और आज जब एक यात्रा शुरू हो रही जिससे पूरे साल भर का लोगों का जीवन यापन होता है हमारे गढ़वाल क्षेत्र में, उसको फिर स्ट्रिक्ट करा जा रहा है, तो ये टूरिज्म के लिए भी खतरनाक है, उत्तराखंड राज्य के लिए भी खतरनाक है। सरकार को कोविड की जांच की, इलाज की व्यवस्था करनी चाहिए और जो इन्फ्लो है, जो लोग अंदर आना चाहते हैं उनको आने के लिए सुविधा प्रदान करनी चाहिए, न ट्रैफिक का कहीं इंतजाम। कल मैं खुद ही जब पौड़ी से आ रहा था, करीब 2.5 घंटे में यहाँ फंसा रहा रास्ते में। तो ऐसे ही कई जगह देख रहा हूँ जो बड़े बड़ा वहाँ पानी की पीने की व्यवस्था नहीं है। जब आम नागरिक को पानी नहीं मिल रहा है तो जो यात्री आएगा उसको पानी कहाँ मिलेगा।
और जो यात्री एक बार आएगा यहाँ चार धाम यात्रा में, अगर वो गलत इंप्रेशन लेगा, अभी जैसे 3 महिलाओं की कल डेथ हो गई है एक्सीडेंट में, और मैं लगातार पहले दिन से यात्रा से कह रहा हूँ कि रोडों की हालत खराब है, और यहाँ तक कि मैं कह सकता हूँ आप भी अगर जाएंगे, जो बड़े गड्ढे सड़क में कहीं पर अचानक जो आते हैं उनके आगे कहीं पर कोई ऐसी व्यवस्था भी नहीं करी कि आदमी स्लो हो जाए या देख ले यहाँ पर गड्ढा है, अचानक से गड्ढा आ रहा है, गाड़ी कम से कम 5-5 मीटर 6-6 मीटर तक उछलते हुए जा रही है, तो ये खतरनाक तो है ही, क्योंकि आपने रोडें चौड़ी कर दी हैं, लेकिन रोडें चौड़ी करना मात्र से नहीं, उसके गड्ढों का पता नहीं है, कहीं जगह जगह पर काम चल रहा है तो उसमें एक्सीडेंट की संभावना है। और किसको इमरजेंसी में कहाँ जाना है, कोई इमरजेंसी नंबर कहीं रिलीज अभी तक नहीं हुआ, जबकि यात्रा को शुरू हुआ 2 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई इमरजेंसी नंबर मेरे ख्याल से प्रेस के पास भी नहीं है। अगर अचानक कोई एक्सीडेंट होता है, कोई यात्री को कहीं चोट लगती है या कोई गाड़ी गिरती है, उसको अपने यात्री को जो घायल है उसको कहाँ नज़दीकी ले जाना है उसकी भी कोई जानकारी किसी के पास नहीं है, तो ये खतरनाक तो है ही। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ अमित चौधरी हमारे संवाददाता इस समय जुड़ गए हैं। अमित, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। चंपावत उपचुनाव को लेकर किस तरह की गहमा गहमी इस समय देहरादून में देखने को मिल रही है? पहले भी देखिए, जिस तरह से बात की जाए कांग्रेस की, कांग्रेस लगातार जिस तरीके से यहाँ सक्रिय भूमिका निभा रही है प्रदेश के अंदर, वहीं बात करें चंपावत उपचुनाव की तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर फिर से कहीं ना कहीं वो चीज नजर आ रही है, जिस वजह से कहीं ना कहीं कांग्रेस का ये हाल हुआ है। पहले स्टार प्रचारकों की सूची जारी की जाती है, लेकिन उसमें उन लोगों का नाम नहीं होता जो अभी जो जीत के आए हैं, और सबसे बड़ी बात जिसमें खटीमा के जो यहाँ विधायक हैं भुवन कापड़ी, जो उप नेता प्रतिपक्ष में भी है, उनका नाम नहीं था, और उसका कहीं ना कहीं नाराजगी की बात लगातार सामने आ रही थी। उसके बाद अब जब नाराजगी यहाँ बढ़ते हुए देखा गया कांग्रेस की तरफ से, तो खुद प्रदेश अध्यक्ष ने यहाँ पर 10 नाम उस सूची में शामिल कर रहे हैं। उन 10 नाम में अनुपमा रावत की बात की जाए, भुवन कापड़ी की बात की जाए, और उसके साथ तमाम और लोग और विधायक जो है वो लगातार शामिल किए गए, जो लगातार अब यहाँ उपचुनाव में जाकर प्रचार करेंगे कांग्रेस प्रत्याशी का, और उसके लेकर के अब तैयारी भले की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से एक संगठित होना चाहिए कांग्रेस को, वो संगठित पार्टी की तरफ से नहीं दिखाई दे रही है। लगातार यहाँ पर जो कोशिशें की जा रही है, क्योंकि यहाँ प्रदेश अध्यक्ष की बात कर रहे हैं करण मेहरा को जिस उद्देश्य के साथ यहाँ पर बनाया गया है अध्यक्ष, वो उसकी भूमिका जरूर पूरी करते हुए नजर आ रहे हैं। एक सक्रिय विपक्ष की भूमिका की जा रही है, तमाम मुद्दों में सरकार को घेरा जा रहा है। 4 धाम यात्रा भी लगातार प्रदेश में चल रही है, वो सुचारू रूप से चले, इसमें कोई खामियां ना हो, कोई दिक्कतें ना हो, उसको लेकर के लगातार विपक्ष भी नजरें बनाए हुए है। और जिस तरीके से अभी जो करण मेहरा का बयान हम लोग सुन रहे थे, उसमें 4 धाम यात्रा को लेकर के वो सरकार को घेर रहे थे। अगर कुछ कमी होती है तो विपक्ष उसमें खुलकर बोले, और इसीलिए मजबूत विपक्ष होना जरूरी है। उसके लिए कांग्रेस का जरूरी यहाँ पर कहा जाता है कि वो एक सक्रिय काम करे। लेकिन चुनाव की बात करें, जिस तरीके से अभी यहाँ पर निर्मला गैथोड़ी का जब नामांकन हुआ, यहाँ पर लोग पहुंचे थे, उसके बाद स्टार प्रचारकों की जब सूची के बारे में नाराजगी की बात सामने आई थी, तो वो सब चीजों को अब कहीं ना कहीं खुद प्रदेश अध्यक्ष सामने आए हैं, और वो नाराजगी को दूर करने की बात की गई है। उन सभी विधायकों को वहां ले जाया जा रहा है जो कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन उस अपनी प्रत्याशी को दे सके, और जनता के सामने कोई ना कोई कांग्रेस को लेकर मैसेज दिया जा सके। अमित, ये थोड़ा अजीब नहीं है कि एक विधानसभा सीट के लिए जहां पर उपचुनाव हो रहा है 40 स्टार प्रचारक, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार बीजेपी पर आरोप लगाती रही है कि वो धन का दुरुपयोग कर रहे हैं, और इस तरह से एक उपचुनाव को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है भारतीय जनता पार्टी। अब खुद कांग्रेस भी वही करते हुए नजर आ रही है। पहले भी देखिए, बात उपचुनाव की है, चंपावत में खुद मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, और कांग्रेस का पूरा फोकस ये है कि मुख्यमंत्री यहाँ से चुनाव ना लड़े, क्योंकि खटीमा से मिलती हुई विधानसभा है चंपावत। चंपावत 3 हिस्सों में बटी है पल्लवी, जिसमें चंपावत आता है, टनकपुर आता है, और आपका यहाँ बनवसा आता है। तो वोटरों की संख्या बनवसा और चंपावत के अलावा की बात करें, बनवसा और यहाँ पर टनकपुर में ज्यादा है। और कहीं ना कहीं भाजपा का भी जो फोकस है, क्योंकि उनकी तरफ से भी लगातार यहाँ पर स्टार प्रचारक लगातार जा रहे हैं। हम जब चंपावत वहां पहुंचे थे तो पूरी तरीके से भाजपा में ही कहीं ना कहीं पूरा चंपावत था, और क्योंकि कैलाश गौतौड़ी जो पूर्व विधायक है वो जानते हैं कि यहाँ पर मुख्यमंत्री को जीतना कितना जरूरी है, और क्योंकि उनकी साख भी यहाँ पर है, तो पूरी तरीके से भाजपा की तरफ से भी लगातार कोशिश की जा रही है। वहीं कांग्रेस भी इस रण में उतर चुकी है। अपने जिस तरह की पुरानी बातें के अलावा बात की जाए, अब कांग्रेस भी ये मौका नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि मुख्यमंत्री खटीमा से चुनाव हार चुके हैं, और वो मैसेज खटीमा से
चंपावत तक कैसा जाए, कैसे वहां जाए, उसको लेकर के कहीं ना कहीं लगातार प्रयास किया जा रहा है। ठीक है। इसीलिए स्टार प्रचारकों के लिए इसे जारी की गई है। जी, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, हमें तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि महाराष्ट्र से है। दरअसल पंजाब, यूपी और दिल्ली में कोरोना की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने भी सूबे में कोरोना की स्थिति को लेकर जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि मैंने पंजाब, यूपी और दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर से बात की है। उन्होंने बताया कि मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन माइल्ड सिम्टम्स हैं और लोग होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं। कोरोना के मामले आ रहे हैं, लेकिन इतनी तेजी से नहीं आ रहे, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र में जो कोरोना के मामले आ रहे हैं उस पर हमारी नजर है। अगर कोरोना के मामले बढ़ते हैं तो जो केंद्र की गाइडलाइन है उसको हम फॉलो करेंगे। देखिए, महाराष्ट्र में जिस तरह से केसेस बढ़ने की गति है वो मुझे इतनी चिंताजनक कोई लग नहीं रही है। निश्चित तौर पर थोड़े बहुत केसेस बढ़ रहे हैं, उसके ऊपर हम नज़र रखे हुए हैं। और हमारी अभी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई उसमें भी जो मुझे बताया गया, वहाँ के जो दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर थे, पंजाब के थे, यूपी के थे, तो वहाँ पर केसेस ज़रूर थोड़ी बहुत बढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत माइल्ड स्वरूप का या माइल्ड तरीके का ये बीमारी है। यानी जो उनको कोई बहुत ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन नहीं लग रहा है या कोई डेथ रेट नहीं बढ़ा है। तो फ्लू सरी का ये लग रहा है। और जो वेरिएंट्स है वो वेरिएंट्स के बारे में भी कोई नया वेरिएंट आया है ऐसी भी कोई खबर हमारे कान पे नहीं है। तो चिंता वाली बात ज़रूर नहीं है, लेकिन केसेस महाराष्ट्र में थोड़े बहुत तरीके से बढ़ रहे हैं। एक क्लस्टर में बढ़ रहे हैं, मुंबई, ठाणा, पुणे और नासिक के एरिया में। और निश्चित तौर पर हम नज़र रखे हुए हैं और सभी का हम जीनोमिक सीक्वेंसिंग भी कर रहे हैं। अगर कोई नया वेरिएंट दिखता है या और कोई होता है तो ज़रूर उसके बारे में जानकारी हम देंगे। लेकिन जो प्रोटोकॉल्स केंद्र सरकार के होते हैं उसके माध्यम से हम आने वाले दिनों में काम करते रहेंगे। तो वैसे लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं केसेस 2 महीने की बात करें जहां 50 या 25 केसेस 30 केसेस आते थे, वही लगातार 100, 150, 150 के दरमियान पॉजिटिव केसेस अभी आ रहे हैं। चौथी वेव अभी इमीडिएट आएगी ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। हम नज़र रखे हुए हैं, जैसे भी परिस्थिति होती है वो हम आपको बताते रहेंगे। लीलावती की बात करते हैं। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुंबई से सत्यप्रकाश सोनी इस समय जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, क्या कुछ हालात महाराष्ट्र में इस समय कोरोना के हैं, अपडेट चाहेंगे आपसे। बिल्कुल पल्लवी जी, देखिए महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने यह साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र में कोरोना के जो संक्रमण है वो बढ़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है। और जो मामले दिखाई दे रहे हैं वो असिम्प्टोमेटिक है, यानी कि ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह लगातार कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर नजर बनाए हुए। फिलहाल उनका कहना है कि बाकी राज्यों में जिस तरह से कोरोना के संक्रमण बढ़ रहा है उस पर भी वह लगातार वहां के स्वास्थ्य विभाग से बातचीत कर रहा है कि किस तरह से कोरोना बढ़ रहा है। उसी को लेकर महाराष्ट्र में भी एहतियातन
तमाम जो जिम्मेदारियां हैं वो स्वास्थ्य विभाग को दिया हुआ है। फिलहाल लोगों से एक बार फिर से मास्क लगाने की अपील की जा रही है कि लोग मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ज्यादा भीड़ भाड़ इलाके में न जाए। इस तरह की गाइडलाइन एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई है। सत्यप्रकाश, राजेश टोपे जो कि महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि चौथी लहर जैसी फिलहाल कोई आशंका नजर नहीं आ रही। बिल्कुल पल्लवी जी, देखिए जिस तरह से बाकी राज्यों में कोरोना की रफ्तार है, वैसे मुंबई महाराष्ट्र में नहीं है। हालांकि इसको लेकर सरकार का यह भी कहना है कि आने वाले समय में जो WHO ने घोषणा की है कि चौथी लहर आ सकती है, लेकिन ऐसा उनका मानना है कि चौथी लहर नहीं भी आ सकती है, और अगर आती भी है तो महाराष्ट्र सरकार उससे निपटने के लिए तैयार है। इस पूरी तैयारी के साथ महाराष्ट्र का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से मुस्तैद और तैनात है। बिल्कुल, और इसके अलावा राजेश टोपे का कहना है कि अभी तक जो केसेस आ रहे हैं काफी माइल्ड सिम्टम्स हैं और होम आइसोलेशन में ही लोग ठीक हो रहे हैं। बावजूद इसके हम जानना चाहेंगे कि अस्पतालों में फिलहाल किस तरह की व्यवस्थाएं पहले से ही महाराष्ट्र सरकार ने की हुई हैं। बिल्कुल पल्लवी जी, देखिए जैसे ही सरकार ने यह घोषणा की कि एक बार फिर से लोगों को मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। कोरोना की दूसरी लाट जो है आ सकती है, इसको लेकर सरकार की पूरी तैयारी है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा ये कहा गया है कि जितने भी कोविड सेंटर बनाया गया है उसको बंद न किया जाए, सुचारू रूप से चालू रखा जाए। जरूरत पड़ेगी तो हम उसका उपयोग करेंगे। सरकारी जो हॉस्पिटल्स है वहां भी कोविड के लिए बेड खाली रखे गए हैं। 60 से 70% बेड जो है कोविड के लिए रखा जाने का निर्देश दिया गया है। इस तरह की भी तैयारियां हैं। फिलहाल जिस तरह से महाराष्ट्र में आंकड़े लगातार बढ़ रहे थे, उस आंकड़ों के बीच में मुंबई के सबसे ज्यादा आंकड़े हैं। महाराष्ट्र में पिछले हफ्ते जो आंकड़े थे वो 221-22 के आसपास थे, जिसमें मुंबई के आंकड़े जो है 124-25 है। तो कहीं ना कहीं चिंताजनक स्थिति नहीं है, लेकिन जरूर ये माना जा सकता है कि अगर सरकार कोरोना की चौथी लहर आती है तो जाहिर तौर पर सरकार अपनी मुस्तैदी दिखा रही है किस तरह से कोरोना की चौथी लहर से निपटा जाए। फिलहाल जो सिम्टम्स दिखाई दे रहा है वो बेहद कमजोर है, सिम्टमेटिक है, लोगों को जान माल का खतरा नहीं है। लेकिन सरकार एक बात पर और जोर दे रही है, तो जो लोगों ने अब तक वैक्सीन की दोनों डोज नहीं ली है उस पर ज्यादा जोर दिया जाए, उसको लगवाया जाए। अभी वैक्सीनेशन को लेकर क्या डेटा है सत्यप्रकाश? महाराष्ट्र में कितना प्रतिशत वैक्सीनेशन हो चुका है और बूस्टर डोज को लेकर अभी क्या कुछ स्थिति है? देखिए, बूस्टर डोज को लेकर सरकार का आंकड़ा है कि 40 से 45% की बूस्टर डोज हुआ है, जबकि वैक्सीन को दोनों डोज लेने वालों में से 70-80% लोग जो है वैक्सीन को दोनों डोज ले लिए हैं। काफी लोग हैं जो मेडिकल ट्रीटमेंट के चलते वैक्सीन नहीं ले पाए हैं, लेकिन उन्हें भी सलाह दी जा रही है कि आप भी वैक्सीन ले लीजिए। काफी लोग ऐसे वर्ग के हैं जिन्होंने वैक्सीन लेना जरूरी नहीं समझा, उन्हें भी प्रेशर किया जा रहा है कि आप वैक्सीन लीजिए, वैक्सीन से कोई खतरा नहीं है। तो इस तरह के तमाम वर्ग के लोग हैं जिन्होंने अब तक वैक्सीन की दोनों डोज नहीं ली है। सरकार चाहती है कि सभी लोग जो है ज्यादा संख्या में वैक्सीन की दोनों डोज ले। 14 से 18 साल के बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है, तो क्या बच्चे पहुंच रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए? बिल्कुल, देखिए 14 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन का काम युद्ध स्तर पर शुरू किया गया था, लेकिन जब स्कूल बंद हो जाने के बाद बच्चे जो है नहीं जा पाते हैं। ऐसे में स्कूलों द्वारा ये लगातार कहा जाता है कि वैक्सीन को दोनों डोज लेनी जरूरी है, लेकिन कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो स्कूल में बच्चों के साथ नहीं पहुंच पाते। लिहाजा जब स्कूल खुलेगा तब बच्चों की ज्यादा तादाद बढ़ जाएगी, ऐसे में उनको वैक्सीनेशन का काम शुरू कर दिया जाएगा। इस तरह से जो है स्वास्थ्य विभाग का कहना है। बिल्कुल, और स्वास्थ्य विभाग की और क्या कुछ तैयारियां हैं? क्योंकि राजेश टोपे का कहना है कि अगर स्थिति खराब होती है तो हम फिर केंद्र की गाइडलाइन जो है उसको फॉलो करवाना शुरू कर देंगे, लेकिन स्थितियां काबू में रहे उसके लिए अभी से स्वास्थ्य विभाग क्या कुछ प्रयास कर रहा है? बिल्कुल, देखिए पल्लवी जी, लगातार स्वास्थ्य विभाग अपनी तैयारियों का जायजा लेती है और स्वास्थ्य विभाग लगातार कोशिश भी कर रही है कि किसी तरह की असमंजस की स्थिति न रहे जब कोरोना की चौथी लहर आ जाए। इसी लिहाज से मुंबई में जितने भी बड़े कोविड सेंटर खोले गए हैं उन्हें वापस से खोलने की इजाजत दे दी गई है कि आप उसको मशीनों को दुरुस्त रखिए, ऑक्सीजन लेवल चेक करके रखिए किस तरह की स्थिति है। वैक्सीनेशन पे जोर दिया जा रहा है। जो वैक्सीन सेंटर बंद हो गए थे वहां भी अगर कोई वैक्सीन के लिए जाता है तो उन्हें भी वैक्सीन दिया जाए। स्कूलों में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है जो लगातार चल रही है। हालांकि बच्चे नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन जो जाना चाहते हैं वो स्कूल में भी जाकर वैक्सीन ले सकते हैं। सरकार में बने महानगर पालिका द्वारा तमाम स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की भी अवगत कराया गया है। इलाके में घूम घूम कर जो लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया, डोर टू डोर वैक्सीनेशन का भी काम जारी रखा जाए।
कि लोग जो नहीं पहुंच पाते उन्हें भी वैक्सीन मिले। तो इस तरह की व्यवस्था जो है कहीं न कहीं सरकार की है, जो लगातार सरकार कर रही है। शुक्रिया सत्य प्रकाश, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। तो महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने ये साफ कर दिया है कि सूबे में फिलहाल कोरोना की स्थिति काफ़ी ज़्यादा सामान्य है और पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि वे पंजाब, यूपी और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री से लगातार बातचीत कर रहे हैं और जान रहे हैं कि उनके राज्य में जो कोरोना के केस आ रहे हैं वो किस तरीके के हैं। राजेश टोपे ने ये भी जानकारी दी कि काफ़ी माइल्ड सिम्टम्स हैं और लोगों को परेशानी नहीं हो रही है, होम आइसोलेशन में ही लोग ठीक हो रहे हैं। साथ ही राजेश टोपे ने यह भी जानकारी दी है कि जितने भी कोविड सेंटर्स पहले खोले गए थे और बीच में उन्हें बंद कर दिया गया था, एक बार फिर से उन्हें खोलने की कवायद शुरू कर दी गई है ताकि किसी प्रकार की कोई भी समस्या इस समय ना आए। वहीं राजेश टोपे ने लोगों से अपील की है कि कोविड गाइडलाइंस का पालन करें। इसी के साथ राजधानी लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।